अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क खुसूसन पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। ट्रैफिक हादसात के इम्कान को कम करने के लिए मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक धुंध के बायस बंद की गई है, जबकि सवात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान से कार्टलिंग तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3, M4 और M5 को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है, जबकि गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखने की हिदायत भी की गई है। लाहौर एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाली 15 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। मौसम की खराबी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। हद निगाह 150 मीटर रह जाने पर लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर जुज़वी पाबंदी लगाई गई है। कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ PK 307 को मनसूख कर दिया गया। जद्दा से आने वाली परवाज़ SP 737 और 738 को मनसूख कर दिया गया है, जबकि शारजाह से लाहौर आने वाली PIA की परवाज़ PAK 186 और मस्कत से आने वाली PK 129 भी मनसूख कर दी गई है। लाहौर आने वाली परवाज़ PA 411 और शारजाह से आने वाली परवाज़ PA 413 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में शदीद धुंध का राज बरकरार है। शहर में मेन शाहराहों पर धुंध की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गया है। मोटरवे को आज भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। शहर की फॉग और स्मोक सूरत हाल वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जबकि कराची का मौसम कैसा है, कराची की सूरत हाल जानेंगे हमारी नुमाइंदा शारका कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब जहान से भी इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे शारका की तरफ, जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं। शारका, बताइएगा कराची का इस वक्त मौसम कैसा है और दर्जे हरारत जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक कितना रिकॉर्ड किया गया है? कराची में इस वक्त शदीद सर्दी हो रही है। कोयटा की यकबस्ता हवाओं की जब से शहर में एंट्री हुई है, जब से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जो कम से कम दर्ज हरारत आज सुबह रिकॉर्ड किया गया महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उनका कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड ही जाएगा दर्ज हरारत। जबकि शहर में इस वक्त 8 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरक़ की जानिब से हवाएँ चल रही हैं। हल्की धूप है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सर्दी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। ठंडी हवाएँ, उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उनका महकमा मौसमियात ने पेशगोई की गई थी कि 8 जनवरी से शहर में शदीद जो है वो लहर दाखिल होगी। इसके अलावा इससे दर्जा हरारत मज़ीद गिरेगा और इसके अलावा जो सर्दी की शिद्दत शहर में मौजूद है, ये 16 जनवरी तक शहर में इस तरह से सर्दी बरकरार रहेगी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। जिस तरीके से पिछले दिनों दर्जा हरारत थोड़ा सा 14 डिग्री सेंटीग्रेड 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। महकमा मौसम का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद दर्जा हरारत भी गिरने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो सर्दी में मज़ीद इजाफा भी होगा। जी अच्छा शारका, सर्दी की शिद्दत तो बरकरार है ही, इस हवाले से भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में बारिश की कोई पेशगोई की है? फिलहाल महकमा मौसम की तरफ से बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफे की ही पेशगोई की गई है। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। गुज़श्ता दिनों जो बारिश का स्पेल था, जब वो शहर में जो बादल बारिश बरसा के इसके ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो है फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दर्जा हरारत मज़ीद गिरने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी होगा। आने वाले दिनों में बारिश की पेशगोई नहीं की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पे वहीद गुज्जर साथ मौजूद हैं। वहीद, अपडेट कीजिएगा। यकीनन लाहौर में धुंध का राज बरकरार है, मजीद क्या अहवाल है मौसम का और महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से? आज सुबह सवेरे दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, मगर धुंध जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। रात के टाइम जो है धुंध का सिलसिला शुरू हो जाता है और सुबह सवेरे आज भी हमने देखा कि शहर की मेन बड़ी शाहराहें जो हैं वो शदीद धुंध की लपेट में इस वक्त भी हैं। और धुंध जो है जब तक सूरज की किरणें बहाल नहीं होती उस वक्त तक धुंध का राज जो है वो बरकरार रहता है। अभी भी सूरज की किरणें बहाल नहीं हुई, सूरज ने अपना दीदार नहीं करवाया, तो धुंध जो है अभी भी मेन बड़ी शाहराहों पर बरकरार है और जिससे ट्रैफिक भी हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही है। इसी तरह मोटरवे की भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से शदीद धुंध की वजह से जो है वो बंद किया हुआ है, मगर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा
24 घंटों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में बारिशें दोबारा से वो एक सिस्टम जब शुरू होगा जिससे सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा होगा, मगर जो वबाई अमराज जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से फूट रहे थे उसमें जो कि काफ़ी हद तक कमी आ भी चुकी है, मज़ीद उसमें कमी आ जाएगी। मगर इस वाले से अब शहरी से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का इस वाले से कहना था कि चूँकि सर्दी जो है अमूमन इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा होती है। पिछले बरस पे हमने देखा कि इन्हीं दिनों में जो है दर्जा हरारत जो है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता था, मगर सर्दी भी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से बारिश के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अलबत्ता धुंध का राज जो काफ़ी ज़्यादा है, इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा धुंध है। लाहौर के मुख्तलिफ बड़ी शाहराहें जो है इस वक्त धुंध की लपेट में हैं। सुबह सवेरे शहरों को दफातर जाते हुए मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। अलबत्ता गुज़श्ता हफ्ते जो बारिश हुई थी, बारिशें 3-4 दिन जो है बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी रहा था, उससे फ़ज़ाई आलूदगी में और जो एयर क्वालिटी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और आज एयर क्वालिटी जो है, ठीक है वहीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख कर लेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है, कितना दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में बारिश की क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोई की गई है? जी बिल्कुल, शहर बेमिसाल और ख़ूबसूरत मारगला पहाड़ियों की दामन में मौजूद है। इसकी वजह से मौसम सरमा में शहर इक़्तिदार में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो जाता है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें मरी की, तो इस्लामाबाद के बिल्कुल पड़ोस में है, जहाँ भी बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से सर्द हवाएं जो है उसने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से सुबह के औकात में इस्लामाबाद में सख्त सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही थी। अभी भी सूरज जो है वो अपने आबोताब से चमक रहा है, चुभन जो है वो महसूस हो रही है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। मौसम के अहवाल बताने वालों का यही कहना है कि इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 5, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मौसम के अहवाल बताने वालों का यही कहना है कि सूरज इसी तरह से गुज़िश्ता 4 रोज़ तक जो है इसी तरह से बरकरार रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जबकि आज इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। सुबह के औकात की अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो खासा जो है सर्द हो जाता है। अभी भी सूरज क्योंकि अपने आबोताब से, लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। जी, आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। मुल्क भर में ही सर्दी की लहर बरकरार है। हमें लाहौर से वहीद गुजर, इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान और कराची से शारका कमाल अपडेट कर रही थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मीटिंग में 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को महंगाई की मौजूदा सूरत हाल और सानेहा मरी की तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रोशन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग मंसूबे की मंजूरी एजेंडे में शामिल है, जबकि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुसव्विदे और मसीही बरादरी से अक़लियती कमीशन में मेंबर की तैनाती की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। मरी में दर्जनों हलाकतों के बाद जिला इंतजामिया ने ज़ायद किराए वसूल करने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मरी में वाक़ निजी होटल को DC रावलपिंडी ने सील कर दिया, जबकि निजी होटल मालिक एक रात का 20,000 रुपये किराया वसूल कर रहा था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक ना तो होटल मयारी था और ना ही इसमें सहूलियात दस्तयाब थीं। सानेहा मरी पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ के हम आवाज़ हो गए। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर खूब बरसे। बोले, जब लाखों लोग मरी पहुंचे तो वजीर साहब ने वेलकम किया कि मईशत बेहतर हो गई। वज़रा की जानिब से सानेहा मरी पर कोई संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया गया। नया पाकिस्तान तो महंगा पाकिस्तान बन गया है, हर चीज महंगा हो चुका है। एक चीज जो सस्ता हुआ है जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अवाम का खून सस्ता हो चुका है। वजीर साहब जो अब चला गया है वो सोशल मीडिया पे इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुंचे हैं, ये मुईशत की तरक्की की सबूत है, उस पे जश्न मना रहा था। और जब ये खबर निकला, वही वजीर सोशल मीडिया पे आया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा।
30 बरस हुकूमत करने वाले हमें भाषण दे रहे हैं। वफाकी ज़ेर तलाक़ फवाद चौधरी कौमी असम्बली में अपोजिशन पर ही बरस पड़े। शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने महल्लात के बजाय मरी पर वसाइल खर्च किए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं जिन्होंने 3 साल में 13 नए रिजॉर्ट्स बना दिए। मैं याद कराना चाहता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि जब वो वज़ीर आला थे, हर रोज एक नया हादसा होता था। आग लगना मामूल का वाकया बन गया था। बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। इनकी तमाम तर तवज्जो जहां पे, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे वो मरी हो, तमाम तरक्की अपने घरों के इर्द गिर्द हुई है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में अब पुलिस एहलकार भी स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं रहे। औरंगी टाउन में रात के फायरिंग के 2 वाकयात में पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पहला वाकया गुलशन बिहार में पेश आया, जहां घर के बाहर बैठे हुए पुलिस एहलकार बिलाल को मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर जख्मी कर दिया गया। जख्मी एहलकार साबिक एडिशनल IG के घर पर ड्यूटी करता है। दूसरा वाकया मदीना कॉलोनी औरंगी में पेश आया। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करते हुए समनाबाद थाने का एहलकार मुबशिर खान अपने ही असलहे से जख्मी हो गया। दूसरी जानिब मुबैना टाउन में फायरिंग से एक शहरी फुरकान जख्मी हो गया। तीनों जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खतरे से बाहर बताए जाते हैं। गुजरा शाह मुकीम के करीब दीपालपुर बाईपास पर धुंध के बायस मुसाफिर कोस्टर ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 7 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने मकामी अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोस्टर लाहौर से हवेली लखा जा रही थी, रास्ते में हादसा पेश आ गया। कराची में औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से बच्ची की हलाकत के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर बच्ची मदीहा के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया है। हफ्ते के रोज पीराबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई थी। फायरिंग की जद में आकर 11 साल की मदीहा जाँ बहक हो गई थी। फायरिंग में मुलव्विस दुल्हा के भाई मुलजिम शाकिर खान को पीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। रुख करेंगे कोयटा का ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए की जानिब एक कदम। कोयटा में रीजनल ट्रांसपोर्टर्स अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली लोकल बसों की चेकिंग का फैसला कर लिया, जबकि फिजिकल चेकिंग के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी लोकल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट का मुआयना करेगी। मजीद का अहवाल है, जानते हैं मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी बिल्कुल, कोयटा शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली लोकल बसों की फ़िज़िकल चेकिंग और परमिट की जांच के लिए RTA कोयटा ने एक कमेटी तश्कील दी है, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोकल बसेस का मुआयना करेगी और उनके रोड परमिट्स और उनकी जो फ़िज़िकल चेकिंग है उसको देखेगी। RTA हुकाम का कहना है कि ये जो कमेटी बनाई गई है शहर में खस्ताल बसों के इनको होने की वजह से बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद है बस के, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो RTA के इस फैसले को कैसे देखते हैं। जी बताएँ, क्या कहेंगे? RTA ने कमेटी बनाई है कि फिजिकल चेकिंग की जाएगी, परमिट देखे जाएंगे और जो खस्ताल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी वो बेशक चेक कर सकते हैं, चेक करें। हम लोगों का परमिट सही है, हम लोगों का बस कंडीशन भी सही है, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है इस बारे में। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि इनके पास जो बस है वो उसकी हालत भी ठीक है और जो परमिट है वो भी सही है। जो RTA कमेटी चाहे तो चेक कर सकती है, ताहम अगर कोई नाजायज़ कार्रवाई बस चीज़ के खिलाफ की गई तो ये उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फैजान खान अपडेट करने के लिए। तारीख का हिस्सा बन जाने वाले अहम तरीन मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अजायब घर में दस्तावेजात की सूरत में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में अपनी तर्ज के मुनफरिद अजायब घर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले से मुतालिक दस्तावेजात समेत दीगर अहम मुकदमात के फैसले भी हर खास व आम की तवज्जो का मरकज हैं। सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम की सैर करवा रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी।
تاریخ ساز مقدمات کے فیصلوں کے برسوں اثرات رہتے ہیں۔ اہم ترین مقدمات کو سپریم کورٹ اسلام آباد کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جہاں ہر خاص و عام اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو دستاویز کی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں قائم میوزیم کے مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو راہداری کے دونوں اطراف قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال جیسے وکلاء کی تصاویر نظر آتی ہیں۔ سابق چیف جسٹس صاحبان کی تصاویر بھی عجائب گھر میں آویزاں ہیں۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر اور بڑھتے عدالتی مقدمات کا بوجھ اپنی جگہ، لیکن آنکھوں پر پٹی باندھے ہاتھ میں ترازو اٹھائے عجائب گھر کے وسط میں کھڑی یہ عدل کی دیوی پیغام دے رہی ہے کہ مخالف طاقتور ہو یا انصاف کا طالب کمزور، سائل کو بلا خوف خطر انصاف ملنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کے دستاویزات ہوں یا اعلیٰ عدلیہ کی ڈیم بنانے کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے جیسے اقدامات، یا پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چیف جسٹس کو لکھا گیا خط ہو، اسے خوبصورتی کے ساتھ سپریم کورٹ میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ابرار حسین استوری، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ پٹ ایدھن میں مسجد کے پیش امام کا ہاتھ سے لکھا گیا قرآن پاک توجہ کا مرکز بن گیا۔ مولانا امید علی سولنگی کے سندھی ترجمے کے ساتھ ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن پاک کے نسخے کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ پٹ ایدھن سے ہمارے نمائندے محمد شکیل آرائی سے مزید جانیں گے۔ جی شکیل۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پٹیدر ریلوے کالونی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں، اور یہاں کے پیش امام الحاج مولانا امید علی سولنگی جو کہ ریلوے پولیس کے ریٹائر ملازم ہیں، انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں سندھی لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک لکھا، اور انہوں نے یہ سندھی لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کر کے لکھا، اور بہت کم عرصے میں انہوں نے یہ قرآن پاک مکمل کیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا امید علی سولنگی ریلوے کے ریٹائر ایک ملازم ہے، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ میں ملنے والی رقم سے کوئی کاروبار کرنے کی بجائے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کریں، اور انہوں نے یہی کام کیا۔ لوگ ریٹائرمنٹ کی رقم کو بینک میں جمع کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، مگر انہیں روزہ رسول پہ حاضری کی بے حد خواہش تھی، اور انہوں نے اس ریٹائرمنٹ کے پیسے سے یہ خواہش کو پوری کی، اور انہوں نے ایک بار نہیں 2 بار حج کیے، اور کئی بار اس ریٹائرمنٹ کے پیسے سے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر 4 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 55 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ایوان آج کا قومی اسمبلی کا معمول کا ایجنڈا ملتوی کرنے کے پہلے ہی منظوری دے چکا ہے۔ سپلیمنٹری فائنانس بل کے حوالے سے ایوان میں آج بحث کی جائے گی۔ حزب اختلاف پہلے ہی منی بجٹ کو منظور نہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ پشاور کے قمر الزمان اسکواش کمپلیکس میں انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 100 مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نواب شیر۔ جی نواب۔ جی بالکل، پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں انڈر 19 انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں ملک بھر سے 100 سے زائد مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ کھلاڑی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، اس طرح کے ٹورنامنٹ کتنا ضروری ہے اور کتنی محنت کی ہے اس ٹورنامنٹ کے لیے؟ ایسے ٹورنامنٹس ہونے چاہیے پاکستان میں، کیونکہ جونیئر اور سینئرس کے ٹورنامنٹ زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو ہماری رینکنگ امپروو ہوگی۔ میں جو لاسٹ ٹائم میں اسلام آباد میں کھیل رہی تھی تو مجھے انجری ہو گئی تھی، میں 2.5 سال بعد دوبارہ کم بیک کر رہی ہوں اب، تو انشاءاللہ یہ میرا سیکنڈ ٹورنامنٹ ہے، تو میرا کوشش ہے کہ میں اس کو ون کروں۔ انٹرنیشنل سطح پر کیا ارادہ ہے کہ پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ انٹرنیشنل سطح پہ تو تب ہم میڈلز نکال سکتے ہیں جب ہمارے گرلز کے اور بوائز کے کیمپس لگے جائیں۔ آج سے اب 2 سے 3 سال پیچھے چلے جائے تو ہمارا لڑکیوں کا لڑکوں کا انٹرنیشنل کیمپس لگتا تھا۔ میں کلر ہولڈر ہوں ماشاءاللہ، میں نے 12-13 ٹور باہر کے کیے، ایشین گیم، بیچ گیمز، تھائی لینڈ میں کافی ٹورنامنٹس میں نے پارٹیسپیشن کیا ہوا ہے، پر وہی بات ہے کہ وہ پاکستان کی وہ چیز اسکواش میں اب نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ 5 روز تک جاری رہے گا، اور جس میں 100 سے زائد مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے، اور تمام کے تمام کھلاڑی جو ہے وہ کافی پر امید ہے اس ٹورنامنٹ کو جیتنے کے لیے، اور کھلاڑیوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے بہت محنت بھی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواب شیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اردو کے بے مثال شاعر، بے بدل مزاح نگار اور بے نظیر سفر نامہ نگار ابن انشا کو دنیا سے گزرے آج 43 برس بیت گئے ہیں۔ ان کا اصلی نام شیر محمد خان تھا۔ ان کے مضامین چین اور جاپان کے تعلیمی نصاب میں شامل ہیں۔ ابن انشا کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔
उर्दू के मारूफ शायर इब्न इंशा 15 जून 1927 को जालंधर के एक नवाही गांव में पैदा हुए। 1946 में जामिया पंजाब से BA और 1953 में कराची यूनिवर्सिटी से MA किया। इब्न इंशा का पहला मजमूए कलाम चांद नगर था। इसके अलावा उनके शेरी मजमुओं में इस बस्ती के एक कूचे में और दिले वहशी शामिल हैं। उनकी गजलें और नज़में तकरीबन तमाम ही गुलकारों ने गाई जो बहुत मकबूल हुई। उनके सफरनामों में आवारागर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर शामिल हैं। उनकी मिज़ाह पर मबनी किताबों में उर्दू की आखिरी किताब खुमारे गंदम बातें इंशा जी की और किस्सा एक कुंवारे का काबिल जिक्र है। इब्न इंशा का कलाम आज भी PTV के लिए एक बड़ा सरमाया है। 1970 की दहाई में उनकी एक गजल बहुत मकबूल हुई और फिर 11 जनवरी 1978 को इब्न इंशा लंदन के एक अस्पताल में दुनिया से कूच कर गए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।